हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैस्ट्रो क्लास। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्वर्जन पार्ट थर्ड को। तो इससे पहले मैंने आपको इन्वर्जन के दो लेक्चर्स यूज कराए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। बहुत बेसिक स्टैंडर्ड से मैंने आपको इन्वर्जन को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को जरूर देख लें, जिससे आपको पार्ट थर्ड बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है इन्वर्जन और कैसे अप्लाई करना है, हम लोग दोनों ही क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके बेहद इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इन्वर्जन पार्ट थर्ड को। सबसे फर्स्ट इन्वर्जन पार्ट थर्ड में मैं आपसे कहना चाहूंगा, दो सेम एटीट्यूड या दो सेम नेचर के लोगों को आपस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अगर कभी भी दो पार्ट्स को सेंटेंस के बीच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं या दो सेंटेंसेस को आप आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों ही सेंटेंस का एटीट्यूड एक ही नेचर का हो। इट मीन्स अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव नेचर का है तो सेकेंड पार्ट भी पॉजिटिव नेचर का हो, फर्स्ट पार्ट नेगेटिव नेचर का हो तो सेकेंड पार्ट भी नेगेटिव नेचर का हो। अगर आप ऐसे कभी भी दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो इनको ज्वाइन करने के लिए आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, नीदर के फॉर्म में, नॉर के फॉर्म में, सो के फॉर्म में। जब दोनों ही सेंटेंस का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हम शो के माध्यम से जोड़ रहे होते हैं। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो वहां पर हम नीदर और नॉर के माध्यम से इन्वर्जन करते हैं। मतलब अगर सेंटेंस के बीच में आपको नीदर, नॉर या शो दिया जाता है तो जिस भी सेंटेंस से ठीक पहले नीदर, नॉर या शो का यूज किया गया है उसमें हम इन्वर्जन करते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? दो पार्ट्स को अगर आप नीदर, नॉर या शो के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिससे पहले नीदर, नॉर या शो का यूज किया है वहां पर इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सेम टाइप का एटीट्यूड रखने वाले दो लोगों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। सेम टाइप का एटीट्यूड रखने वाले दो लोगों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन है बच्चे और ये सेकेंड पोर्शन है। अब अगर सेम टाइप के लोगों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फर्स्ट पोर्शन और ये सेकेंड पोर्शन, जाहिर सी बात है या तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या फिर एटीट्यूड कैसा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ज्वाइन करेगा, नेगेटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड वाला ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव को आप ज्वाइन किससे कर रहे हैं? पॉजिटिव से। नेगेटिव है तो ज्वाइन किससे कर रहे हैं? नेगेटिव से। लेकिन इनको ज्वाइन करने के लिए पॉजिटिव से जब आप पॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ेंगे तो इन्वर्जन जो आप पॉसिबल कराएंगे वो किसकी मदद से कराएंगे? शो की मदद से। वैसे ही जब निगेटिव से निगेटिव को ज्वाइन करते तो निगेटिव पहले एलिमेंट हमें देंगे। कौन कौन से हैं बच्चे? ये नीदर हो सकता है आपके लिए या फिर क्या हो सकता है? नॉर। पॉजिटिव से पॉजिटिव एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे शो के माध्यम से, नेगेटिव से नेगेटिव एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे नीदर या नॉर के माध्यम से। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या, मैंने आपसे कहा ये फर्स्ट पोर्शन लिखा है बच्चे। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन है और यहां पर जब आप सेकेंड पोर्शन को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको नीदर या फिर नॉर या फिर शो। फर्स्ट पोर्शन नीदर, नॉर या शो, और फिर ये आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा, सेकेंड पोर्शन। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट को लिख रहे हैं तो ये जैसा नेचर है सेकेंड वैसा ही नेचर होगा। पॉजिटिव है तो शो लगाइएगा, नेगेटिव है तो नीदर या नॉर। तो आप समझेंगे कैसे बच्चे? फर्स्ट को तो फर्स्ट लिखा मैंने, लेकिन जब आप इसके राइट आंसर को, अगर ये फॉर्मेशन दी गई है, ये फॉर्मेशन दी गई है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर गलत माना जाता है ग्रामेटिकली। फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस के बीच में ज्वाइन करने के लिए क्या नीदर, नॉर और शो दिया है, तो ये फॉर्मेशन गलत मानी जाती है। बल्कि इसकी जगह पे मैं क्या लिखना है, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है आपको वो रखिए, सेकंड जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नीदर, नॉर या फिर शो,
इनके तुरंत बाद सेकंड स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से ठीक पहले मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। इट मीन्स आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और फिर कौन सा पोर्शन लिखना है, सेकंड। क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने कहा सेंटेंस के बीच में अगर नीदर नॉर या शो को यूज किया जाए तो इनके तुरंत बाद इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। कैसे? फर्स्ट पोर्शन को मैंने वैसा ही रखा, सूटेबिलिटी को देखते हुए नीदर नॉर या शो को रखा, लेकिन नीदर नॉर या शो से जुड़े हुए सेकंड वाले सेंटेंस को तुरंत इन्वर्जन फॉर्म करेंगे। इन्वर्जन के लिए सब्जेक्ट के ठीक पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। तो सर अब ये जो सब्जेक्ट होगा ये कौन से पोर्शन का होगा, इट शुड बी द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं कैसे। इसको आप ऐसे भी समझते हैं, हिंदी थ्योरी में बहुत बच्चा पढ़ना चाहता है तो जब कभी भी दो घटनाओं का जिक्र किया गया हो तो जैसी घटना पहले घटित हुई हो, सेम इंसिडेंट सेकंड वाला इंसिडेंट भी बिल्कुल वैसा ही हो, तब इस तरह के नेचर का जिक्र करते हैं, फिर नीदर नॉर या शो के माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं मैं वहां नहीं गया, ना ही मेरा भाई वहां गया, तो अब दो सेम नेचर के लोग जोड़ रहे हैं, ना तो मैं जा रहा हूं ना तो मेरा भाई जा रहा, मतलब मैं भी नेगेटिव मेरा भाई भी नेगेटिव। ठीक है, मैंने फल खाए और मेरे भाई ने भी फल खाए। ठीक है, मैं वहां गया इसलिए मेरा भाई वहां गया, तो नेचर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कहता हिज वाइफ कम्स हियर एंड सो ही डज। कहता है हिज वाइफ कम्स हियर एंड सो ही डज। अगला बच्चे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पे, जस्ट अगला एग्जाम्पल दिया है, you did not write an essay, neither I did। अब समझने वाली बात क्या है बच्चे, कहता है his wife comes here and so he does। अच्छा, आप इस सेक्शन को देखें तो ये सेक्शन ज्वाइन किससे है बच्चे, एंड से। एंड हमारे लिए कंजंक्शन होगी, तो एंड से पहले ध्यान से देखें, हु कम्स हियर, हिज वाइफ कम्स हियर, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया है। अब जाहिर सी बात है अगर कंजंक्शन लगा है तो आगे भी सेंटेंस दिया होगा। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है दो सिमेट्रिक टाइप के नेचर के लोगों को जोड़ना, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज। तो पहले सेंटेंस है तो बाद में भी सेंटेंस होगा। एक बात समझ में आई, हिज वाइफ कम्स हियर, क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड? हिज वाइफ कम्स हियर पॉजिटिव, तो अगला सेगमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव से पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा किससे, सो के माध्यम से। तो आइए, हिज वाइफ कम्स हियर, एंड लगाकर कंजक्शन आया और जुड़ने का काम शो के एलिमेंट से होगा, इन्वर्जन से। तो शो के तुरंत बाद यार इन्वर्जन होना चाहिए था, शो ही डज। अब जब आप शो के बाद ही डज लिख रहे हैं तो क्या इन्वर्जन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन होने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना जरूरी। ठीक है, यहां तो ऐसा नहीं है, तो लेकर आइए आंसर बनाते हैं। अब आपने मुझसे कहा हिज वाइफ कम्स हेयर एंड सो, एंड सो। अब इन्वर्जन चाहिए तो इन्वर्जन के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सो डज ही। अच्छा, एक बात समझिएगा, सर ये आपने ही डज कैसे अपने मन से लिख दिया? बच्चे जब एक ही एक्शन को सेकेंड टाइम रिपीट करते हैं तो उस वर्ब को हम लिखते नहीं है, बल्कि उसके जगह डू या डिड की फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नेचर यहां पर कम्स प्रेजेंट में था, इसलिए मैंने प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज करी, क्या, डज। ठीक है, चलिए ये यहां पर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये आंसर बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, और ये आंसर जो था वो कैसा था बच्चे, गलत था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक,
अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे यू डिड नॉट राइट एन एसे, एसे को आपने भी नहीं लिखा, एंड नीदर आई डिड, मैंने भी नहीं लिखा। ना तो एसे को आपने लिखा ना तो मैंने लिखा, दोनों ही सिस्टम नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। देखिए नेगेटिव से नेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, और नेगेटिव से नेगेटिव एलिमेंट किससे जुड़ रहा, नीदर से। यू डिड नॉट राइट एन एसे, ये पूरा एक पार्ट है, अच्छा ध्यान से, यू डिड नॉट राइट एन एसे, ये पूरा एक पार्ट है। अब अगला पार्ट स्टार्ट हुआ नीदर आई डिड। अब जब सेंटेंस के बीच में ज्वाइन किससे हुआ, नीदर से, नाइदर से, तो इन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है, ले आइए आंसर, इन्वर्जन बनाइए। अब जब आप इन्वर्जन बनाएंगे तो आंसर क्या हो गया, यू डिड नॉट राइट एन एसे, नीदर आई डिड ना हो कि क्या हो जाएगा बच्चे, डिड आई। सर अब इस पर डिड क्यों लिखा, डिड नॉट पास्ट में टेंस था तो सेकंड फॉर्मेशन पास्ट में। ठीक है, ना तो आप ना तो तुमने लिखा ना तो मैंने लिखा। चलिए आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसको याद रखिएगा, ये नियम है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को नीदर नॉट शो के माध्यम से जोड़े तो तरीका गलत है, बल्कि हमें इसके लिए तुरंत इन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। थर्ड कहता है आपसे, कहता है सी विल नॉट lend money nor he will। कहता सी विल नॉट लेंड मनी नॉर ही विल, ना तो वो पैसे को उधार देगी ना तो वो उधार देगा। ठीक है, एक बार फीमेल जेंडर एक बार मेल जेंडर। लेकिन ध्यान देखें तो ये पहला एलिमेंट निगेटिव है बच्चे, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, ये देखिए ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये है आपका सेकेंड एलिमेंट, ये कंप्लीट आपका फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, और दोनों को ज्वाइन किससे किया गया, नॉर से। और सेंटेंस के बीच में अगर आपको नीदर नॉर या शो मिलता है तो इन्वर्जन पॉसिबल करेंगे। ठीक है, कैसे इन्वर्जन पॉसिबल कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं। नॉर ही विल, जब एक जैसी दो घटनाओं का जिक्र हो और शो से नीदर से नॉर से कनेक्ट हो तो इन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ले आइए आंसर। अब आपने कहा सी विल नॉट लेंड मनी नॉर ही विल ना हो के बच्चा क्या हो जाएगा, नॉर विल ही। कहता सी विल नॉट लेंड मनी नॉर विल ही। ठीक है, इन्वर्जन हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला सेक्शन आपसे कहता है जो भी टाइप नंबर हो, देख लीजिएगा कौन से नंबर पे आ रहा है सीरियल नंबर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज से रिलेटेड। ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगले पॉइंट्स को जब आप डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो नो या नॉट के माध्यम से बनी हुई हो। ठीक है, ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसके माध्यम से बनी हो, तो आप कह सकते हैं नो के माध्यम से बनी हो, या फिर किसके माध्यम से बनी हो, नॉट के माध्यम से बनी हो। बहुत सारी ऐसी फ्रेज रहती हैं जो नो या नॉट के माध्यम से बन के तैयार होती हैं, बट हमें ध्यान देने वाली जो बात है या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों कि किसी भी सब्स्टिट्यूशन को अगर आप लेकर आते हैं तो फ्रेज क्या है, पहले हमें यह टर्म क्लियर होना चाहिए। अरे हाँ या ना, तो फ्रेज जो होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका मतलब इसके पास इसका इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं और इसका इंडिविजुअल वर्ब नहीं है। ठीक है,
फ्रेज अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं रखता, बल्कि अपने आप में थोड़ा बहुत अर्थ रखता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए बात करते हैं क्या है फ्रेज आपकी लाइफ में। मैंने अगर आपसे कहा कि फ्रेज क्या है, तो फ्रेज के लिए आप कह सकते हैं कि फ्रेज अपने आप में एक डेफिनेट सेंस नहीं रखता है, कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, मतलब नो हैज अ सब्जेक्ट, नॉट हैव अ वर्ब। ठीक है, चलिए कैसे। मैंने आपसे कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने कहा था स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस? हाँ, इतना पता है इस क्लास के विद्यार्थी। अब इस क्लास के विद्यार्थी के बारे में मैं आपको क्या बता दूं? ये बुद्धिमान है, ये बेवकूफ है, ये पढ़ने के काबिल नहीं है, क्या कह दूं? तो यहां मुझे कहना पड़ेगा कि सर ये कंप्लीट सेंस तो नहीं रख रहा, लेकिन हाँ कुछ सेंस है। अगर मुझे इसका कंप्लीट सेंस कहना है तो मुझे इसको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वर्ब प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर उसके रेफरेंस में बातें करनी पड़ेंगी। जैसे मैं इसी को कह दूं, यहां पे लेकर आते हैं, मैं आपसे कह दूं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी intelligent. The students of this class are very intelligent. अब आप मुझसे कह सकते हैं who are very intelligent, तो आपने कहा था स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है। क्या इसका पूरा सेंस है या नहीं है कंप्लीट सेंस? तो आप कहोगे सर इसका तो कंप्लीट सेंस है। बच्चे यही बात मैं आपसे कहना चाहता था, फ्रेज डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस but the sentence has a complete sense and sentence has a individual subject and a verb also. फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत अनिवार्य है। तो देखें द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास में अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास है ना, ये सर हमारी जिंदगी में क्या है? एक बच्चे फ्रेज है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास की कंप्लीट एक फ्रेज है, और इसी फ्रेज के रेफरेंस में मैंने चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया और ये कंप्लीट सेंस रखने लगे, तो ये एक सेंटेंस बन चुके हैं। मतलब जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सेंटेंस में फ्रेज होता है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सेंटेंस में फ्रेज होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फ्रेज में सेंटेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, दो चीजें हैं, फ्रेज में सेंटेंस इन्वॉल्व होता है या सेंटेंस में फ्रेज इन्वॉल्व होती है। तो आप कहेंगे सेंटेंस में फ्रेज इन्वॉल्व होती है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के या कैसे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, तो इस चीज को अगर आप बहुत ध्यान से समझते हैं तो आइए बात करते हैं। फ्रेज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब ये हमारे पास जो आज का क्लास है वो बिल्कुल प्रीपोजिशनल फ्रेज पे डिपेंड है बच्चे। किस पे डिपेंड है? प्रीपोजिशनल फ्रेज पे। और ये ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो किसकी मदद से तैयार होके बन रही है? तो आप कह सकते हैं नो या नॉट की मदद से। मतलब ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसकी इन्वॉल्वमेंट नो या नॉट के माध्यम से की गई हो और इनका यूज आप सेंटेंस के बिगिनिंग में कर रहे हैं। ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो नो या नॉट के माध्यम से तैयार की गई हो और इसके स्टार्ट में यूज किया जा रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या पॉसिबल करेंगे? इन्वर्जन। कैसे सर? आइए बात करते हैं। आपने ये कोई प्रीपोजिशन लिखी, आपने यहां पर अपना नो या नॉट कुछ भी यूज किया जिस हिसाब से कंडीशन दी गई है, और फिर यहां आपने कोई एनी वर्ड लिख दिया। ठीक है, एनी वर्ड मतलब अदर कुछ भी। इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपने नो या नॉट लिखा और फिर यहां पे कोई एनी वर्ड लिख दिया। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये जो राइटिंग ऑर्डर है ये कहां पर है बच्चा? सेंटेंस के बिगिनिंग में। और सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो तुरंत इन्वर्जन इन्वॉल्व होगा। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उस सेंटेंस की? हेल्पिंग वर्ब। और फिर बच्चे क्या लिखेंगे?
सब्जेक्ट। ठीक है, और ये प्रोसीजर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इन्वर्जन। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नो या नॉट लगाकर कोई शब्द दिया जाता है तो तुरंत हम उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सर कौन कौन सी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको देखने को मिल सकता है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऑन नो अकाउंट, ऑन no condition, at no time, in no way। अब आपके सेंटेंस में क्या दिया जा सकता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, एट नो टाइम या इन नो वे। हुआ क्या बच्चे, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद मैंने नो या नॉट लिखकर कोई कंस्ट्रक्शन दिया आपको, और फिर मैंने कोई यहां पर कोई भी नाउन ऑफ एलिमेंट यूज कर लिया। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही सर ये सेंटेंस की बिगिनिंग में आए हैं तो इन्वर्जन पॉसिबल होगा, मतलब इन सब के तुरंत बाद मुझे क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लिखना है बच्चे, सब्जेक्ट। ठीक है, और ये प्रोसीजर ही हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड फॉर अस इन्वर्जन, और ये प्रोसीजर ही हमारे लिए पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चे, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा फर्स्ट नंबर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस परिस्थिति सिचुएशन के लिए होता है बच्चा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस ही विल डू इट। अगला मैंने आपसे कहा ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन आई विल गो देयर। ठीक है, ये सेकेंड एग्जांपल है बच्चे, पहले इन दो को डिस्कस कर लेते हैं। कहता अंडर नो सर्कमस्टांसेस ही विल डू इट, ऑन नो कंडीशन आई विल गो देयर, किसी भी कंडीशन में मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, ऑन नो कंडीशन आई विल गो देयर, किसी भी परिस्थिति में मैं वहां जाऊंगा। अब ध्यान से समझिएगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस सेंटेंस की बिगिनिंग ही आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज से कर दी। अरे हाँ या ना, अंडर नो सर्कमस्टांसेस का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ठीक है, जब तक मैं ही विल गो देयर नहीं लगा रहा या ही विल डू इट नहीं लगा रहा। तो ध्यान से समझिए, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट है और ये नेगेटिव प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ ये एलिमेंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये सेंटेंस मुझे मिल रहा है तो ये गलत है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्जन। और जब आप इन्वर्जन करेंगे तो योर आंसर विल बी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ही विल ना होकर विल पहले आ जाएगा बच्चे, विल ही डू इट। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल ही डू इट। अगला ध्यान दीजिएगा, ऑन नो कंडीशन आई विल गो देयर। बच्चे फिर से प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज किया गया स्टार्ट में, इन्वर्जन पॉसिबल कराइए। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन्वर्जन कराइए। दिख पा रहा है आपको? चलिए, अब आपने कहा ऑन नो कंडीशन आई विल गो देयर, नहीं बच्चे, क्या होगा, विल आई गो। किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर मैंने तो सुना है आई और वी के साथ शैल आता है। बच्चे जब किसी चीज पे इंसिस्ट करते हैं ना तो वर्ब चेंज हो जाया करती है, आई और वी के साथ फिर शैल ना आकर विल आने लगता है। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है, और नो कंडीशन विल आई गो देयर। ठीक है, एक और एग्जांपल्स को देख लेते हैं चीजों को। चलिए,
देखते हैं कैसे, कोई एक और एग्जांपल को चेकआउट कर लेते हैं। आपसे कहता है, इसी का एग्जांपल नंबर 3 कहता है, एट नो टाइम, ये आपकी एक्चुअल बुक का ही एग्जांपल मैंने उठा लिया है। एट नो टाइम द PM was aware of, at no time the PM was aware of what was happening। अब मुझे ये भी पता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे सर? सर सेंटेंस की बिगिनिंग ही आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज से करा दी, मतलब एट नो टाइम से करा दिया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, सेंटेंस की बिगिनिंग में आपने क्या लिख दिया? एट नो टाइम। और अगर आपने सेंटेंस की बिगिनिंग एक नेगेटिव स्ट्रक्चर से करा दी तो इन्वर्जन तो होगा ही। अब इन्वर्जन होगा तो लेकर आते हैं। इन्वर्जन कैसे करते हैं? एट नो टाइम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आइए। was the PM aware of what was happening। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए हैं? नेगेटिव फ्रेज का यूज किया, तुरंत मैंने इन्वर्जन किया, was लगाया, आगे सब्जेक्ट, कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ पाए होंगे। और ये जो फॉर्म है बच्चे, ये जो फॉर्म है एट नो टाइम वाली, ये कैसी फॉर्म है? इनवर्स फॉर्म है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सिर्फ एक लर्निंग वे में, केवल रटने के वे से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला कंस्ट्रक्शन है, जब आपके दिए हुए सेंटेंस में, इसके जस्ट बाद बिल्कुल अलग सा स्ट्रक्चर है, अगर आपके सेंटेंस की बिगिनिंग में ओनली दिया जाए। ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर आप ओनली से करते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि ओनली का एडवर्बियल पोजीशन होता है। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली के साथ आपको कोई भी एडवर्ब या कोई भी एडवर्बियल फ्रेज दे दी जाए, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग आपने ओनली से करी और ओनली के तुरंत बाद कोई मुझे एडवर्ब या कोई एडवर्बियल फ्रेज दे दी जाती है, तो उस कंडीशन में भी ओनली के साथ हम क्या पॉसिबल करते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में ओनली के साथ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दे दी जाती है तो उसके तुरंत बाद हमें इन्वर्जन अप्लाई करना है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके तुरंत बाद हमें इन्वर्जन अप्लाई करना है, तो आइए बात करते हैं। जैसे आपसे कहूं, लेकिन ये याद रखिएगा ये सेंटेंस की बिगिनिंग में ओनली दिया हो और इस ओनली के तुरंत बाद हमें कोई भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज गिवन हो। ओनली के तुरंत बाद कोई भी एडवर्ब या कोई भी एडवर्बियल फ्रेज हमें क्या करी गई हो बच्चे? गिवन करी गई हो। ठीक है, अब अगर ओनली के तुरंत बाद कोई भी एडवर्ब या कोई भी एडवर्बियल फ्रेज गिवन करी गई है तो कैसे कोई क्वेश्चन आएगा? मतलब एलिमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ओनली yesterday, only the day before yesterday, only tomorrow, only then, only after, only since, ओनली बाय। अब होता क्या है, ओनली के तुरंत बाद यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, देन, आफ्टर, सिंस, बाय। इसी सेक्शन के और आगे आप लेकर चलते हैं, ओनली सिंस नहीं लिख सकते हैं, ओनली बाय यूज कर लें, या इसी सेक्शन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग अगर लेकर चलते हैं इसी फॉर्मेट में, तो आप कह सकते हैं
ओनली लास्ट मंथ या फिर क्या ईयर। अब अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में ही अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें गिवन किया जाता है, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में दिए गए हैं, तो बच्चे इसके तुरंत बाद हमें उस सेंटेंस की क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमें क्या यूज करना है बच्चे, सब्जेक्ट। इस प्रोसीजर को अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देख पा रहे हैं, ओनली यस्टरडे दिया हुआ, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे दिया, ओनली टुमारो दिया, ओनली देन दिया, ओनली आफ्टर, ओनली बॉय, ओनली लास्ट मंथ या ईयर, और इनके तुरंत बाद हमें इन्वर्जन करना है, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में दिए गए हैं। तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कहता है ओनली यस्टरडे he came here. Only yesterday he came here. Next time, only tomorrow he will go for class. क्या था? Only yesterday he came here. Only tomorrow he will go for class. अब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग बेटे ओनली के तुरंत बाद यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया गया, ओनली टुमारो एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया गया। मुद्दे पे आते हैं। मैंने कहा ओनली के तुरंत बाद यदि कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिया है तो इन्वर्जन को जरूर करेंगे। ठीक है, आते हैं ओनली यस्टरडे। इसका राइट आंसर जो है बच्चे, ये गलत तरीका है, मुझे इसका इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकली जो सही होगा वो ये होगा, ओनली यस्टरडे डिड। अब बच्चे यहां पे लिखा हुआ है क्या है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले ले आइए। ठीक है, ओनली यस्टरडे डिड ही कम हेयर। अगला है बच्चे, और ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये इन्वर्जन के बिहाफ पे ग्रामेटिकली हम लोगों को सही करना था। ठीक है, ओनली टुमारो ही विल गो फॉर क्लास। तो फिर से वही बात, हमें सही करके आंसर लिखना पड़ेगा, इसका इन्वर्स फॉर्म लिखना पड़ेगा। आई होप दिख पा रहा होगा यहां तक। ओनली टुमारो ही विल ना होकर बच्चे क्या हो जाएगा, विल ही गो फॉर। ठीक है, चलिए ओनली यस्टरडे ही केम हियर, ओनली टुमारो ही विल गो फॉर क्लास। ठीक है, चलिए मूव करें। अगला है only after lunch you may go there। only after lunch you may go there, ये थर्ड पॉइंट है इसका। चौथा है only by, कह रहा ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ। कह रहा ओनली आफ्टर लंच यू मे गो देयर।
अब मुद्दे पे आते हैं, ओनली आफ्टर लंच यू मे गो देयर, मतलब ये वाला फ्रेज फॉर्मेशन होगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन। इन्वर्जन बना लीजिए बच्चे, ये गलत तरीका है लिखने का। तो सर इन्वर्जन क्या होगा? इन्वर्जन होगा ओनली आफ्टर लंच मे यू गो देयर। कह रहा ओनली आफ्टर लंच में यू गो देयर। बच्चे अगले इन्वर्जन फॉर्म को अगर हम चेक करें, ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही शेव्ड हर लाइफ, केवल रिस्क को लेते ही हुए उसने उसके लाइफ को बचा सका या उसे बचा सका। ठीक है, ओनली बाय के बाद ये हमें फ्रेज फॉर्मेशन दे रखी है एडवर्बियल फ्रेज के फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ। ध्यान से देखिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी लगा हुआ है, सेव्ड लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी लगा है, मतलब इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब डिड चाहिए मुझे। तो ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क डिड ही सेव हर लाइफ। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए हैं? मैंने कहा ओनली के तुरंत बाद यदि किसी भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया जाए तो सेंटेंस में हमें इन्वर्जन पॉसिबल करना है, लेकिन कंडीशन है कि सेंटेंस में स्टार्ट में ओनली की एडवर्बियल फ्रेज आनी चाहिए। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। एक लास्ट कंस्ट्रक्शन है, अब हमें देखना है इन्वर्जन जो है, ये लास्ट पॉइंट है ये आपका, और ये जो हम इन्वर्जन देख रहे हैं ये इन्वर्जन है बच्चे, इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ये जो इन्वर्जन है, अब ये इन्वर्जन किसका है? कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन है। तो सबसे पहले मन में एक बात है कि सर कंडीशनल सेंटेंस तो बता दीजिए क्या होते हैं। बच्चे हमारे लिए कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कहते हैं कि कोई भी अनफुलफिल्ड एक्शंस हो, कोई विश हो। अब ये अनफुलफिल्ड एक्शन, कोई डिजायर हमारे लिए होती है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए जितने भी सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल बेस्ड होते हैं। या आप कह सकते हैं जब कभी भी कोई एक इंसिडेंट दूसरे पे डिपेंड करता है तो वो हमारे लिए कंडीशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल यहां आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? जब मैं कल आऊंगा। मेरा आपको पढ़ाना डिपेंड हो गया मेरे आने पे। ठीक है, तो इट इज अ कंडीशनल। ठीक है, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम उससे मिलोगे। ठीक है, मतलब तुम उससे कब मिलोगे? जब आप वहां जाओगे। कंडीशन बेस्ड है। ठीक, अनफुलफिल्ड एक्शन या अनफुलफिल्ड डिजायर कैसे? आप अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए हम लोगों के रेफरेंस में कि अगर मैं पंछी होता, मैं आकाश में उड़ जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह से कह सकते हैं बेसिक। ठीक है, समझने के लिए, अगर मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। बेटे क्या पॉसिबल है किसी भी लिविंग बॉडी का पंछी होना पॉसिबल है? नहीं यार। तो ये अनफुलफिल्ड एक्शन है जो पूरा ही नहीं हो सकता, एक ऐसी डिजायर जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती है। ठीक है, काश मैं प्रधानमंत्री होता, मैं अपनी प्रजा की सहायता करता। अब ये चीज पॉसिबल है, हो सकती है। ठीक है, काश में प्रधानमंत्री होता, कोई भी इंसान या ह्यूमन बॉडी है यार, कोई भी पोस्ट पे जा सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप अनफुलफिल्ड एक्शन, डिजायर के बारे में प्रेजेंट या पास्ट की इंफॉर्मेशन के तहत किसी कंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, तो कंडीशनल क्लॉज में अगर हमें कभी इफ प्रोवाइड नहीं होता है, इफ प्रोवाइड नहीं होता है कंडीशनल क्लॉज में, तो उस कंडीशन में हमें इन्वर्जन करना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हमारे क्वेश्चन में इफ मौजूद है तो इन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट अगर कंडीशनल क्लॉज में इफ नहीं होता है तो उस टाइम पे हम इन्वर्जन करते हैं। आइए समझते हैं कैसे इस कंडीशनल को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो 3 लोगों के थ्रू करते हैं। वैसे बेसिकली 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन्वर्जन करने के लिए। एक वर्ब के माध्यम से इन्वर्जन किया जाता है और एक हेड के माध्यम से।
करने के लिए शुड के माध्यम से भी मोडाइल जितनी भी होती है इन्वर्जन जब करते हैं तो शुड के फॉर्म में करी जाती है। तो इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल में वर या हैड के माध्यम से इन्वर्जन कैसे करते हैं? कंडीशनल क्लॉज में, जब हमें इफ ना गिवन किया गया हो, ऐसे समझिएगा। इन्वर्जन करने के लिए किन दो चीजों की जरूरत पड़ी? तो वर और हैड की। कैसे? जब कंडीशनल क्लॉज में हमें इफ के साथ कोई सब्जेक्ट लगा के, वर लगा के, इफ के साथ कोई सब्जेक्ट दिया है बच्चे, कोई एज ऑफ इमेजिनेशन का केस है, वर लिखा हुआ, यहां पर हमारा कुछ भी लिखा हुआ है, यहां पे समथिंग गिवन है, यहां पे कुछ भी गिवन है, ठीक है। और फिर ये कोई सेंटेंस है। मैं आपको कंडीशनल में, वेट करिए, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से कंडीशनल पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम आपको चीजों को बहुत बेहतर समझाना चाहते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन दो माध्यम से करेंगे, वर के माध्यम से, हैड के माध्यम से। शुड के माध्यम से भी होता है, मोडाइल हो जाती है वो। दिया हुआ सेंटेंशनल में कंडीशनल क्लॉज इफ से जुड़ी हुई है, इफ के तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट और क्या गिवन किया गया है? वर, ठीक है। आगे कोई शब्द लगाकर कोई अगला सेंटेंस दिया है। वैसे ही इफ के साथ सब्जेक्ट लगाकर हैड दी हुई है, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के यहां पे एक सेंटेंस गिवन किया गया, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये कंडीशनल क्लॉज है जिसमें इफ गिवन है, ये कंडीशनल क्लॉज है जिसमें इफ गिवन है, तो मुझे इन्वर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर मैं चाहूं इसका इन्वर्जन करना, तो इन्वर्जन कुछ इस तरह से हो सकता है बच्चे। इफ के साथ दिया हुआ सब्जेक्ट, वर के साथ कोई अदर वर्ड दिया हुआ है, एक ऐसी पोजीशन है जिसके बारे में हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं, काश हम ऐसा हो जाते। तो अगर इफ के साथ वर गिवन है बच्चे, और आप चाहते हैं आप इसका इन्वर्जन फॉर्म लिखें, तो आप इसका इन्वर्जन फॉर्म सीधे लिख सकते हैं वर, ठीक। लेकिन जब आप वर लिखते हैं तो वर के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? ध्यान से समझिए, वर के साथ सब्जेक्ट होता है, लेकिन उस कंडीशन में इफ नहीं होता। इफ के साथ सब्जेक्ट लगाकर वर, इन्वर्जन फॉर्म, वर के साथ सब्जेक्ट, ठीक है। ये इन्वर्जन है। इफ के साथ सब्जेक्ट लगाकर हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे ध्यान से, इन्वर्जन सीधे आपने कुछ नहीं किया, हैड लगाया और सब्जेक्ट, ये कैसी है? ये इन्वर्जन फॉर्म है। इन्वर्जन करने का जरिया कौन कौन सा बच्चे? तो वर के माध्यम से इन्वर्जन करिए या हैड के माध्यम से इन्वर्जन करिए। अब इस वर और हैड के इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जब आप वर या हैड के साथ इन्वर्जन करते हैं तो इनके तुरंत बाद मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। वर और हैड के, चाहे वर हो या फिर क्या हो, हैड हो, इनके तुरंत बाद मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और ये कंस्ट्रक्शन ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन, ठीक है। वर या हैड लिखने के तुरंत बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए और ये कंडीशन इन्वर्जन कहलाती है। ऐसे में हुआ क्या? इफ के साथ अगर हमें वर लगा कर दिया है तो कंस्ट्रक्शन में इन्वर्जन कर सकते हैं डायरेक्टली वर। इफ के साथ अगर हैड लगा हुआ मिलता है और हैड के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इन्वर्जन कर सकते हैं डायरेक्टली हैड के साथ सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा इफ आई वर अ बर्ड, if I were a bird, I would fly in the sky। बच्चे ध्यान से, if I were a bird, I would fly in the sky। अगर मैं पंछी होता मैं आकाश में उड़ जाता या मैं आसमान में उड़ जाता। सो नाइस यार, ठीक है। अक्सर हम लोग कहते हैं काश मैं ऐसा होता, मैं ऐसा कर लेता। जब कभी हम लोग इमेजिनेशन में जीते हैं ना, तो चीजें बहुत पोलाइट लगती हैं हम लोगों को, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन में जी रहे हैं, रियलिटी नहीं पता है हमें। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। किसी बच्चे ने बोला सर इसका इन्वर्जन करिए,
क्या ये सेंटेंस सही है? तो बिल्कुल सही है। इफ आई वर अ बर्ड, मैं पंछी होता, मैं आकाश में उड़ जाता। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर आई के साथ वर है। बच्चे एज ऑफ इमेजिनेशन है। जब एज ऑफ इमेजिनेशन की बात करी जाती है या कास्ट ऑफ इमेजिनेशन की बात करी जाती है तो फिर हम वहां वॉज नहीं लगाते। वहां मेरा सब्जेक्ट भले ही हमें सिंगुलर लग रहा हो बट टर्म वर्ब हमेशा वर आएगी। ठीक है, चलिए पास्ट है तो आगे देखिए वुड लगा हुआ, मोडाइल इन पास्ट। बच्चे इसकी इन्वर्जन फॉर्म अगर हम लिखें, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसका एक और फॉर्म लिखना चाहते हैं और वो फॉर्म कौन सी है? इन्वर्जन। कौन सी फॉर्म है? इन्वर्जन। तो इफ आई वर ना लिखकर मैं इफ आई वर ना लिखकर सीधा सा क्या लिख दूंगा? वर आई आ बर्ड। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अरे यार ये कैसे लिख दिया? भाई मैंने कुछ नहीं किया, इफ के साथ वर को सब्स्टिट्यूट कर लिया। वर आई अ बर्ड, I would fly in the sky। ठीक है, in the sky। एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखने को तो आप कितने भी क्वेश्चंस बना लो, हमें अपनी नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, कि हम एग्जाम में कर पाए। मैं आपसे कहूं इफ आई हैड सीन यू, if I had seen you, I would have stopped my car। कह रहा इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने आपको देखा होता मैंने अपनी कार को रोका होता। इफ आई हैड, बच्चे इफ के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्वर्जन करिए तो हमें क्या कहना पड़ेगा? हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, इफ आई हैड के जगह पे मैंने सिर्फ क्या लिखा? हैड। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, मेरी तरफ से बच्चे पूरी तरह से इन्वर्जन खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको लग रहा होगा सर ऑप्टेटिव केस का भी इन्वर्जन बता दीजिए कि ऑप्टेटिव केस के इन्वर्जन में सर हमें पता है मे से स्टार्ट होता है। बच्चे इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के इन्वर्जन करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता चुका हूं कि किसी भी सिस्टम में अगर आप इन्वर्जन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव केस के इन्वर्जन में भी जो आप देखते हैं कि जब हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो जब जितने भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें आप स्टार्टिंग जब मे से करते हैं तो वो एक इन्वर्जन फॉर्म की होती है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा उससे बहुत डीप जाके नहीं कि मतलब आपको चीजें सिर्फ बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बताई जा रही हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा अगर आपको कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखना है तो इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाता है, मे यू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, लाइक दैट। चलिए, ये इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंस का खत्म हुआ। कंडीशनल सेंटेंस के इन्वर्जन हम करेंगे बच्चे वर या हैड के फॉर्मेशन में, मोडाल के फॉर्म में तो शुड आ जाता है इसी जगह, और इनके तुरंत बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, याद रखिएगा कंडीशनल क्लॉज में अगर हमें इफ के साथ दिया है वर या हैड तो इन्वर्जन आप करते हैं तो इफ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इफ के साथ आप वर को रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा वर को हम पहले नहीं लाएंगे, लेकिन जब कंडीशनल क्लॉज में हमें इफ नहीं दी है इसका मतलब है वहां पर इन्वर्जन है और उस कंडीशन में सब्जेक्ट से पहले वर आना चाहिए बिकॉज इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप मेरे तरफ से पूरा सेशन खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।